हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की आज की क्लास में आपका स्वागत है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है कितने अध्याय हैं, इसका मतलब है हमें अनुच्छेद 29 का 2 पढ़ना है। और इस अनुच्छेद 29(2) में कितने अध्याय हैं, इसमें आपके 7 अध्याय हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना, अध्याय 2 में कहा गया निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 में केंद्र राज्य सरकारी स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व, अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, और अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण, और 7 में अन्य प्रासंगिक बातें। तो 7 अध्याय में जो है अनुच्छेद 29 का 2 जो है कंप्लीट हुआ है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 29(2) के कितने अध्याय हैं और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुविकल्पीय में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसकी हम भूमिका की बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करके ही, ठीक है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, उसका विकास करके ही संपूर्ण समाज और देश का विकास किया जा सकता है। तो लोगों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सुयोग्य एवं उत्तरदायित्व नागरिकों का निर्माण करना आवश्यक है। ठीक है, तो सुयोग्य एवं उत्तरदायित्व नागरिकों का निर्माण करना आवश्यक है। जो छात्र हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा के 3 स्तर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पीय में या अति लघु में, कि शिक्षा के लिए कितने स्तर जो हैं वो बनाए गए हैं। तो 3 स्तर हैं, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, तो इनको सुधारना और व्यापक बनाना ही जो है वो एक विकल्प है। अब भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कितनी जो अवधि है बच्चों की निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की वो कितनी है। तो वहाँ पर आपको लिख कर आना है 6 से 14 वर्ष के बीच। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं अनुच्छेद 29(2). ठीक है, आर्टिकल 29(2). तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक के धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा इत्यादि के आधार पर प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता। मतलब क्या है, आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, एग्जाम में पूछ रहा है कि आर्टिकल 29(2) का उल्लेख कीजिए। तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, बस सरकारी होना चाहिए। ठीक है, सरकारी, चाहे प्राइमरी हो, कोई सा भी हो, प्राइमरी, जूनियर, कोई सा भी। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात आती है तो उनसे कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि भाई आपका धर्म हिंदू है, आपका धर्म मुस्लिम है, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपकी जाति, आप अनुसूचित जाति के हैं, आप जनरल कास्ट के हैं, आप ओबीसी के हैं, आपको शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा कुछ बहाना वहाँ पर नहीं चलने वाला। सभी को शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रजाति का हो। तो इसके आधार पर प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता, यह आर्टिकल 29(2) कहता है। तो आर्टिकल 29(2) में ऐसे समुदायों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों के स्थापना का अधिकार होगा और सरकार इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो और तुम्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। या किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में है। निशुल्क या मतलब फ्री, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक उस बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के दायित्वों को निर्धारित करता है। ठीक है, आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। वो कहीं पर भी जाकर बिल्कुल फ्री में एडमिशन ले सकते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा या कोई भेदभाव उनसे नहीं किया जाएगा। तो इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। एकदम ये पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 29(2) में कितने अध्याय हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 7 अध्याय हैं। अति लघु में ही पूछा जाता है और बहुविकल्पीय में भी। तो इसमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रस्तावना की हम बात करते हैं अध्याय 1 में। ठीक है, खंड 2 में विद्यालय को परिभाषित करते हुए इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। विद्यालय को परिभाषित करते हुए इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित विद्यालय। ठीक है, जो सरकार द्वारा स्थापित है और नियमित है। निजी विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं, मतलब
प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उनकी मान्यता जो है वो सरकार से ही ली गई है। जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं उनकी उत्तर प्रदेश सरकार से, और जो सीबीएसई के स्कूल हैं उनकी केंद्र सरकार से, सीबीएसई से। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे विशेष श्रेणी के विद्यालय, ये जो हैं ये सरकारी स्कूल होते हैं, केंद्र के नवोदय और केंद्रीय। अनुदान ना पाने वाले निजी विद्यालय, ठीक है। और जो कुछ ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता नहीं लेते, वो सिर्फ अपना प्राइवेट संस्था उन्होंने बना रखी है। अब अध्याय 2 में क्या कहा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मेन टॉपिक आपका ये है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इस अध्याय के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान है देखिए। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने और उसे पूरा करने के लिए उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता। मतलब जो अपनी स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे सरकारी स्कूल में, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री है बिल्कुल। यदि किसी कारणवश कोई बालक 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता, तो बाद में वह अपनी आयु के अनुसार ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं है जो नियम है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे अगर वो 6 वर्ष में नहीं ले पाए एडमिशन, तो 7 वर्ष में ले ले, 8 वर्ष में ले ले, ठीक है। विद्यालय किसी भी बच्चे का प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता। उसकी शिक्षा पूर्ण होने तक उसे विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता। यदि वह 14 वर्ष तक की आयु तक अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता, ठीक है, यदि वह 14 वर्ष तक की आयु तक अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसे बाद की शिक्षा निःशुल्क फ्री में और प्राप्त करने का अधिकार होगा। बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है, ठीक है। बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, तो उसे स्थानांतरण का अधिकार होगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। उसकी टीसी जो है वो बना कर दी जाएगी कि भैया आप जगह दूसरी जगह जाकर एडमिशन ले लो। यदि प्राध्यापक इसमें विलंब करता है, मतलब प्रधानाध्यापक जो है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल इसमें देरी करते हैं, टालते हैं इस बात को, तो उसके खिलाफ सेवन नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। छात्र का जहां स्थानांतरण होना है वहां प्रवेश न देने के लिए टीसी विलंब से प्रस्तुत करने को आधार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी टीसी जो है लेट हो रही है, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको एडमिशन मिलेगा, टीसी बाद में जमा होती रहेगी। अध्याय 3 में क्या कहा गया है, अध्याय 3 में कहा गया है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व हैं, ठीक है। केंद्र के क्या दायित्व हैं, राज्य का दायित्व हैं, स्थानीय सरकारों के क्या दायित्व हैं, और अभिभावकों के, आपके पेरेंट्स के क्या दायित्व हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए इस अध्याय के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा अध्याय है ये। तो इस अधिनियम को लागू करने के लिए 3 वर्ष के अंदर सरकार को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा, ठीक है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए 3 वर्ष के अंदर सरकार को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों पर धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों जो हैं धन की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके व्यय का एक निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता के रूप में अनुदानित करेगी। मतलब अगर राज्य सरकार का बजट नहीं है तो केंद्र सरकार जो है उसको बजट जो है वो प्रदान करेगी, जिससे कि उनका स्कूल में अच्छा खर्च हो सके। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का प्रारूप तैयार करेगी और शिक्षकों के प्रशिक्षण, नवाचार, अनुसंधान, नियोजन के मानदंड लागू करेगी और क्षमता विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। राज्य और स्थानीय सरकार जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना तथा पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। वह यह भी ध्यान रखेगी कि कमजोर और वंचित बालकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, मतलब सबको जो है एक नज़र से देखा जाएगा। तो सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री और आधारभूत संरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई किसी चीज़ की कमी वहाँ पर ना आए, ना शिक्षक की और ना भवन की। वह शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के साथ साथ विद्यालय में होने वाले कामकाज की निगरानी करेगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करना प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा, ठीक है। वो जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो विद्यालय में भर्ती हो जाए। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने की व्यवस्था कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो
चौथा अध्याय है उसके बारे में, विद्यालय और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं। तो सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक और निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% तक स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय बालकों के प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से अनुदान या दान नहीं ले सकता और ना ही चयन का कोई अपना आधार बना सकता है। ठीक है, यदि प्रवेश के नाम पर चंदा या दान लिया जाता है तो उसका 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में, आपको इतना पैसा देना होगा, और ये बात अगर आप कंप्लेंट कर देते हैं आगे, ठीक है, किसी भी अधिकारी को या गवर्नमेंट को पता चल जाती है, तो उस शिक्षक से 10 गुना जो है वो ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा आर्थिक दंड के रूप में। यदि अध्यापक कोई चयन प्रणाली अपनाता है तो उसे पहली बार के लिए 25,000 रुपये और उसके बाद जितनी भी बार अपनाया जाएगा तो प्रत्येक बार 50,000 का अर्थदंड देना होगा। मतलब अगर कोई शिक्षक ही चाहता है कि भैया तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट दो आके तुम्हारा चयन नहीं हो पाएगा, तो वो गलत बात है, उसके लिए उसको हर्जाना देना होगा। बच्चों की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार निश्चित होगा, जो जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986 के अनुसार दिया जाएगा। परंतु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। बच्चे की शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में ना तो रोका जा सकता है और ना ही निष्कासित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्कूल पर कार्यवाही होगी, स्कूल के जो शिक्षक है उन पर कार्यवाही होगी। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति शैक्षिक प्राधिकारी पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन विधि में निम्नलिखित ध्यान देंगे, संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता और बच्चों का समग्रता में विकास, बच्चे के ज्ञान संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास, बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का अधिकतम सीमा तक विकास, बाल केंद्रित तथा बाल सुलभ क्रियाओं के माध्यम से क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के द्वारा सीख उत्पन्न करना है। ठीक है, और अगली बात, पढ़ाई के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो वहाँ की मदर टंग है। ठीक है, मातृभाषा है, चाहे हिंदी है, यूपी में तो हिंदी है, पंजाब में पंजाबी है। ठीक है, तो इस तरह की भाषा जो है उसमें ही पढ़ाया जाएगा उनको। बच्चों को भय, चिंता और सदमा मुक्त बनाना तथा उन्हें अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि शिक्षक उन पर रौब जमाए, बच्चों को पूरी छूट जाएगी कि भैया जो तुम चाहते हो वो कह सकते हो, तुम पे किसी प्रकार का डर नहीं है। तो प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किए बिना बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। अब बाल अधिकारों का संरक्षण की हम बात करते हैं। अध्याय 6 में बाल अधिकारों के संरक्षण। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। अधिनियम से संबंधित शिक्षा के अधिकार की शिकायत संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जाएगी और वह यथाशीघ्र तुरंत ही मामले का निस्तारण करेगा। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। परिषद का कार्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और केंद्र सरकार को परामर्श देना इसका कार्य होगा। अब अन्य प्रासंगिक बातें अध्याय 7 में कही गई हैं। तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इससे संबंधित नियम बना सकते हैं। इस अधिनियम और इसके पालन के लिए बनाए गए नियमों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। तो ये थी आपकी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।